देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डीबे हैकल ऑन सेंगर इक्वेशन। उससे हमने क्या देखा कि हम डीबे हैकल ऑन सेंगर इक्वेशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या मतलब? ये मतलब हुआ कि वी कैन नॉट फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डीबे हैकल ऑन सेंगर इक्वेशन। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कोलराउश, और एक लॉ दिया जिसको कहते हैं कोलराउश लॉ। क्या है ये लॉ? कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कोलराउश ने बोला कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, दो या दो से ज़्यादा, तीन इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, दो ले लें, और उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर केटायन या एनायन कोई भी एक आयन कॉमन हो। क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर केटायन या एनायन कोई भी एक आयन कॉमन हो, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस भी कॉमन होगा। मतलब समझते हैं? जैसे मान लो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया KCl, इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है 149.9। NaCl के लिए कितना है? 126.5। ठीक, अब पहला क्या उसने बोला कि केटायन या एनायन कोई एक कॉमन होना चाहिए। देखो इसमें ये सेम है ना दोनों। अब इसका डिफरेंस क्या है? तो 23.4 है। ठीक, तो पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा देखो, इसमें भी ये दोनों कॉमन है, तो उसने क्या बोला कि अगर केटायन और एनायन में कोई एक कॉमन होगा तो इसके और इसके डिफरेंस भी सेम होगा। तो इसका डिफरेंस कितना है? 23.4। इसमें Cl माइनस कॉमन है, इसमें NO3 कॉमन है। इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 145 है, इसके लिए 121.6 है। अब इसके लिए भी डिफरेंस कितना है? 23.4। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला आपको समझाया, वो इसको जस्टिफाई करता है। कैसे करता है? स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोई एक भी आयन कॉमन हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो है ना कॉमन, और अगर ऐसा होता है तो इसके और इसका डिफरेंस भी क्या होगा? सेम तो है ना, सेम। ठीक, अब मान लो एक तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। कौन सा लिया हमने? तो हमने लिया KBr। इसके लिए वैल्यू कितनी है? 151.9। इसके लिए कितनी है? NaBr के लिए 128.5। अब इसमें भी Br जो ब्रोमीन है देखो कॉमन है, तो एक आयन कॉमन हो गया। अब इसके लिए भी डिफरेंस क्या हुआ? 23.4। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लें और उसमें कोई एक भी आयन कॉमन हो, तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस भी क्या होगा? कॉमन होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो कोलराउश ने क्या बोला। कोलराउश सजेस्टेड, अपना राय दिया, सुझाव दिया कि जब व्हेनेवर एनी सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट, तो कोई भी सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कब होता है? जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू 1 होती है। कह रहा है जब कोई भी सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, तो बोथ द आयंस कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कह रहा है कि अगर कोई सॉल्ट ले लो, मान लो NaCl ले लिए और वो कंप्लीटली टूट गया, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डिटरमाइन करेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब दोनों आयन डिटरमाइन करेगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का कितना होगा। वही तो लिखा है कि कोलराउश सजेस्टेड व्हेनेवर एनी सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कोलराउश ने बोला जब कोई सॉल्ट पूरी तरह से टूट जाता है इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, देन बोथ द आयंस, कौन बोथ द आयन? केटायन और एनायन, विल कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट, कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। किधर करेंगे? क्यों करेंगे? टुवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, बात समझ में आ गई? जैसे मान लो KCl है, KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डिटरमाइन करेगा कि उस सॉल्यूशन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। एग्जाम्पल से समझो, जैसे NaCl है,
ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो ये दोनों का जो सम है, मतलब ये और ये दोनों डिटरमाइन करेंगे कि उस सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी जिसमें NaCl डिसोसिएट हो रहा है। उसी तरह देखो KCl का, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का जो सम है वो डिटरमाइन करेगा कि KCl का सॉल्यूशन के अंदर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। ठीक, अब इसके बेसिस पे डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। ठीक, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, कह रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ईच आयन, हर एक आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स कंट्रीब्यूट, कह रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो जितने आयन में इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा किसमें? टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि जैसे मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट AB है, अब ये डिकम्पोज होगा तो A पॉजिटिव और B नेगेटिव बनाएगा, तो ये दोनों आयन का जो सम है वो डिटरमाइन करेगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी। तो ये था बेटा कोलराउश लॉ। अब एक और टॉपिक है हमारा जिसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझते हैं उसको कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। ठीक है, देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। तो देखो अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ का, तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, क्यों ये लॉ आया, इस लॉ के एग्जिस्टेंस में आने का रीज़न क्या है? तो ये रीज़न है कि कोलराउश लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, पहले के लेक्चर में ये मैंने आपको बताया। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा सी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड जो करते हैं हम उसको कहते हैं लैम्डा सी। और लैम्डा नॉट क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक बार और समझो, लैम्डा सी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको याद होगा कि हम लैम्डा सी कैसे फाइंड करते थे? लैम्डा सी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। लैम्डा सी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है। ठीक, और अभी आपको मैंने बताया इक्वेशन में कि अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का फाइंड करना है तो क्या करेंगे? दोनों आयन के जोड़ देंगे, दोनों आयन का सम जो होता है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए ये दोनों आयन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। एक एप्लीकेशन ये हुआ, दूसरा क्या हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्या है? टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट के। डिसोसिएशन कांस्टेंट के को हम इससे फाइंड कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से? के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब मान लो किसी क्वेश्चन में या किसी कंडीशन के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया, जैसे मान लो हम एक रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन है जिसमें CH3COOH नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूट रहा है। तो इक्विलिब्रियम में +1 में आपने पढ़ा होगा कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों होता है? जैसे मान लो A B है एक रिएक्टेंट, ये टूटेगा
तो ए और बी बनाएगा। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन C रहेगा। ये C क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो अभी रिएक्शन शुरू होगी जैसे ही, तो इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C है, और इसका क्या है, 0 है। अब मान लो इक्विलिब्रियम आने पर इसमें से अल्फा निकल गया, तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, C अल्फा और C अल्फा। अब आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे फाइंड करते हो। मान लो A और B के मिलने से C और D बनता है, तो क्या करते हो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा और C अल्फा, तो C अल्फा इंटू C अल्फा, यही तो किया हमने। अपॉन रिएक्टेंट का क्या है, C अंडर ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, ठीक। तो ये C से C कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक। यही तो फॉर्मूला था हमारा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इसको ऐसे लिख लो, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे, एक बार और समझो। अगर मान लो हमारे को कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। अगर मान लो ये फॉर्मूला नहीं दिया है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, तो उसको समझाने के लिए मैंने एक रिएक्शन लिया है जिसमें एसिटिक एसिड टूट रहा है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। तो आपने पढ़ा होगा कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का C है, तो उस इनिशियल टाइम पे अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C है तो उस इनिशियल टाइम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है। अब अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, इक्विलिब्रियम आने पर ये कितना हो जाए, C मान लो अल्फा पार्ट निकलता है उससे, तो C अंडर ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, C अल्फा और C अल्फा। अब आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C अल्फा इंटू C अल्फा, अपॉन रिएक्टेंट क्या है, C 1 माइनस अल्फा, ठीक। अब क्या होगा, इस C से ये C कट जाएगा, तो क्या बचेगा, C अल्फा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कोलराउश लॉ के। क्या क्या है, एक बार और समझ लो। एक तो इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं, और डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। बात समझ में आई आपको।